हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित अरोरा और आज हम सेल चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट, लेट्स टेक अ रीकैप कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल को किसने यानी कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा। उसके बाद हमने पढ़ा और जो सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा सेल की डिस्कवरी में, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में। उसके बाद हमने देखा एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल यानी कि एक सेल किन चीजों से मिलकर के बना है। अब आगे सेल वॉल के बाद जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन हमारे सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, उसी तरह से एक सेल में जो सभी फंक्शन और केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है न्यूक्लियस। मोरओवर न्यूक्लियस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर डिवीजन, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस को डीपली स्टडी करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसे पहले हमने एक स्लाइड प्रिपेयर करी थी जिसमें हमने ऑनियन के सेल्स को स्टडी करा था, उसी तरीके से अब हम ह्यूमन के सेल्स को स्टडी करेंगे। ह्यूमन के सेल्स को स्टडी करने के लिए जो स्लाइड प्रिपरेशन का तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ऑनियन की सेल्स को स्टडी करा था, बस इसमें सेल्स को लेने का तरीका दूसरा है। जो ऑनियन के सेल्स की स्टडी थी उसमें हमने एक पील ऑफ ऑनियन एक्सट्रैक्ट करी थी जिसको हमने अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करा था। इसमें हम ह्यूमन चीक सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। सो ह्यूमन चीक सेल्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले एक आइसक्रीम स्कूप लेनी है। उसकी हेल्प से माउथ के अंदर एक स्क्रैप लेना है जिससे कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस आ जाएगा जो कि हमें इनर वॉल ऑफ माउथ से मिला है। उसके बाद हमें उस स्क्रैप को बहुत ध्यान से एक स्लाइड पर लेना है और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऑनियन पील की स्लाइड को प्रिपेयर करा था वैसे ही इस स्लाइड को प्रिपेयर करना है, यानी कि उस पर सबसे पहले उसे स्टेन करना है और फिर उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है और फिर उसको कवर स्लिप से कवर करना है और ध्यान रखना है कि उसमें एयर बबल्स ना आए। तो जब हम इस स्लाइड को प्रिपेयर कर लेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे सेल्स जो आपस में क्लोजली अरेंज्ड हैं और हर सेल के बीच में एक डार्कली, इनफैक्ट वी कैन से डार्केस्ट स्टेन्ड सब्सटेंस जिसको कि हम न्यूक्लियस कहेंगे। ध्यान देना कि अब की बार की ऑब्जर्वेशन और पिछली बार की ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस होगा। जब हमने पिछली बार स्लाइड को प्रिपेयर करा था तो वो एक प्लांट सेल की यानी कि ऑनियन के सेल्स की स्लाइड थी और अब जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक ह्यूमन सेल यानी कि एक एनिमल के सेल की स्लाइड है। तो जो प्लांट सेल की स्लाइड थी उसमें हमको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी और वो क्या है? वो है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। अब वापस से आते हैं न्यूक्लियस पे। तो जो हमें सबसे डार्कली स्टेन्ड सब्सटेंस सेल में दिख रहा है वो है हमारा सेल का न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर से कवर्ड होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स जो कि रॉड शेप में होते हैं जबकि सेल डिवाइड होने वाला होता है। तो अब ये क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, ये सब क्या है? इस सभी के बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 10th के 9th चैप्टर में जो कि है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अभी क्लास 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस सब का सिर्फ एक छोटा सा रेफरेंस दिया हुआ है। ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं और ये इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जो डीएनए होता है उसके
फंक्शनल सेगमेंट को, यानी कि एक छोटा सा सेगमेंट जो फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम जीन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर सेल डिवाइड होने की स्टेज पर है तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो रॉड की शेप में दिखेंगे, लेकिन अभी अगर सेल डिवाइड नहीं होने वाला है तो न्यूक्लियस के अंदर का सारा पोर्शन, यानी कि डीएनए और प्रोटीन, एक एंटेंगल्ड थ्रेड की स्ट्रक्चर में रहेंगे, यानी कि एक उलझे हुए धागे की तरह रहेंगे, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो किसी भी सेल का न्यूक्लियस होता है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेल में हो। इसी बेसिस पे जो सेल्स हैं उनको दो टाइप्स में पढ़ा जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। बेसिकली जो वर्ड प्रोकैरियोट है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, प्रो और कैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बेसिकली जिन सेल्स में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिन सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो उनका साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा वो इंटरमिक्स्ड होंगे, यानी कि उनके बीच में एक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होगा। तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के इसी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद हमारी बुक में एक छोटा सा टेबल ऑफ डिफरेंस दे रखा है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, जिसमें हमें 4 डिफरेंसेस बताए गए हैं। सबसे पहला डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जनरली स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज जनरली लार्ज होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है, वेयरएज इन यूकैरियोटिक सेल्स जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं, यानी कि एक वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होती हैं और वेल डिमार्क्ड होती हैं। सो आफ्टर कवरिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, हमारे पास आता है थर्ड और लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, जो कि है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमने अभी अभी ह्यूमन चीक सेल की स्लाइड प्रिपेयर करी है, उसमें एक लाइटली स्टेन्ड सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है सेल का, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। सो जस्ट लाइक द न्यूक्लियस, अगर सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो यूकैरियोटिक सेल होगा, और अगर सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। सो अब जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो आता है ये कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में सारा का सारा फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन, लेकिन अल्टीमेटली काम तो सारे के सारे ऑर्गन्स ही करते हैं ना। इसी तरीके से जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कंडक्ट करती हैं सारे फंक्शंस को और केमिकल रिएक्शंस को जो कि एक सेल के अंदर चल रही हैं। तो एक सेल की सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक नेटवर्क है, एक बड़ा सा नेटवर्क है ट्यूब्स का, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर है जो एक सेल में पाया जाता है वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होता है।
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली कुछ स्मॉल स्पॉट्स या स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम्स। इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखता है। ये राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और इसके अलावा वो पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स या फिर फैट्स। अब जो लिपिड्स बने और प्रोटीन्स बने ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक लिपिड और एक प्रोटीन। तो क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, और लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें जो एक सेल में टोटल लिपिड और प्रोटीन बनता है उसका कुछ पार्ट सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में यूज हो जाता है, और इसी चीज को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? इट सर्व्स एज द चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? क्या चीज ट्रांसपोर्ट के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजना है, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेजना है, या साइटोप्लाज्म के ही एक साइट से दूसरी साइट में भेजना है, तो इस चीज के लिए हमें हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो हमारी दूसरी सेल ऑर्गेनेली आती है वो है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या होता है? बेसिकली जो गोल्गी apparatus है इसका नाम इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ा है जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। सो गोल्गी apparatus इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यानी कि ये बेसिकली एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। अब वेसिकल्स का क्या मतलब होता है? वेसिकल का मतलब होता है एक छोटी सी ट्यूब या सैक। सैक का मतलब होता है बोरा जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ हो। तो गोल्गी apparatus क्या है? ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और वो आपस में एक साथ प्रेजेंट हैं, इसी को गोल्गी apparatus कहते हैं। जो गोल्गी apparatus की सिंगल यूनिट होती है उसको हम सिस्टर्न कहते हैं, और जो ये आपस में मिलके एक साथ पूरा का पूरा स्टैक बनाती हैं, यानी कि 3-4 यूनिट्स मिल करके जो आपस में स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम गोल्गी apparatus कहते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास एसोसिएटेड था, वैसे ही गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एसोसिएट होती है। और गोल्गी apparatus का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। इसके अलावा गोल्गी apparatus लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स हमारे थर्ड सेल ऑर्गेनेली हैं। सो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या हैं? लाइसोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जिनका मेन फंक्शन है सेल के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। और ये सेल को कैसे क्लीन रखते हैं? ये सेल को 3 तरीके से क्लीन करते हैं। सबसे पहले अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करके, अगर सेल का खुद का ही कोई ऑर्गेनेल खराब हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करके, और अगर सेल खुद पूरा का पूरा खराब हो जाए तो ये सेल को पूरा का पूरा भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। और ये सारा क्लीनिंग एक्शन लाइसोसोम्स अपने अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ही कर पाते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारा अगला सेल ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल।
यानी कि ये ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर सभी तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक DNA is an important abbreviation, ATP is also an important abbreviation. So, full form of ATP is adenosine triphosphate. Remember this. अब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है उसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, हाईली फोल्डेड होती है। जो इनर लेयर होती है वो हेल्प करती है एटीपी जनरेशन में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस को अकर होने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स हैं, इसलिए वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है। इसके बाद जो हमारी अगली सेल ऑर्गेनेली आती है वो है प्लास्टिड्स। जस्ट लाइक द सेल वॉल, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, उसी तरह प्लास्टिड्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। सो प्लास्टिड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोम वर्ड है उसका मतलब होता है कलर। सो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली वो प्लास्टिड्स हैं जो कहीं भी कलर या पिगमेंट प्रोवाइड करने के काम आते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो या तो वाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं। इसके अलावा अगर प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो ऐसे प्लास्टिड को हम एक अलग नाम देते हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्लांट की फूड फॉर्मेशन में। सो जैसे क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर प्रोवाइड कराने के लिए, वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करना। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, तो प्लास्टिड में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर लगी हुई होती है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में भी डीएनए और अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो अब जो हमारी अगली और लास्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स। इसका क्या मतलब होता है कि वैक्यूल्स आर बेसिकली स्टोरेज सैक्स, मतलब स्टोर करने वाले बोरे या फिर कंटेनर्स हैं, कि एक ऐसी चीज जो कि स्टोरेज में हेल्प कर रही है। जो वैक्यूल्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों ही टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं, बट एक डिफरेंस के साथ। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, और जो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। कभी कभार तो इतना लार्ज कि वो 3/4 पार्ट ऑफ द सेल को कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट इट इज इक्वल टू द 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सेप से भरे हुए होते हैं और सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो एक प्लांट सेल को बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सेल वॉल, और अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वैक्यूल। तो अभी तक हमने देखा कि एक वैक्यूल प्लांट सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे कि एक वैक्यूल एनिमल सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन तो इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। किस तरह का मटेरियल? इट कुड बी प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एमीबा, वैक्यूल हेल्प करता है फूड को एनगल्फ करने में, और कुछ अदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल हेल्प करता है एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर में। तो देखो यार,
अब वैक्यूल्स के बाद जो इस चैप्टर की हमारी लास्ट सेल ऑर्गेनली है, जो हमें अगला टॉपिक दिया गया है, वो है सेल डिवीजन के बारे में। जैसा कि अगर आपको याद होगा कि अभी न्यूक्लियस पढ़ते हुए मैं एक छोटा सा जिक्र आपके सामने सेल डिवीजन का ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि ये था कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अगर हम एक ऐसे सेल को देख रहे हैं जो अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो मटेरियल होगा वो एक उलझे हुए थ्रेड की फॉर्म में पड़ा होगा, जिसको हम क्रोमेटिन कहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन इज नथिंग बट जस्ट द डिवीजन ऑफ सेल टू फॉर्म न्यू सेल्स, यानी कि एक सेल के डिवाइड होने से दो या दो से ज़्यादा नए सेल्स बनना, इसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब जो सेल डिवीजन होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं और वो कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो सेल डिवीजन होता है उसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला ग्रोथ। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी साइज को इंक्रीज करना है तो वहाँ पर सेल डिवीजन चाहिए, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, और जब बहुत सारे सेल्स बनेंगे तो हमें वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, यानी कि अगर कोई हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाए या फिर किसी बोन में फ्रैक्चर हो जाए, तो अगर उस बोन को या वुंड को या चोट को ठीक होना है तो वहाँ पर भी जो सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं उसकी जगह नए सेल्स आएंगे, वो भी तो सेल डिवीजन से ही आएंगे। और तीसरा गैमेट फॉर्मेशन में। अब गैमेट्स क्या होते हैं? तो गैमेट्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। अब सेल डिवीजन की नीड क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है। सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, जो कि है मियोसिस और माइटोसिस। जो मियोसिस होता है उसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, और जो माइटोसिस होता है उसको हम रिपरेटिव या फिर इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब इनको हमने ये नाम क्यों दिए हैं ये हम देखेंगे डिटेल में। जो माइटोसिस होता है उसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो एक मदर सेल होती है वो जब डिवाइड होती है तो वो 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड होती है, यानी कि जैसी मदर सेल खुद थी तो जो 2 डॉटर सेल्स बनी है वो बिल्कुल वैसी ही बनेंगी जैसी कि मदर सेल थी। यानी कि अगर हम इसको एक ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल से समझें तो बेसिकली ह्यूमन के हर सेल में न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर माइटोसिस होगा तो जो एक सेल होगी उससे जो 2 सेल्स बनेंगी उन दोनों ही सेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब सेल डिवीजन मियोसिस के अकॉर्डिंग होता है तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स ना बन के 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसको हमें दिमाग में रखना है कि माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन रही हैं, लेकिन जो मियोसिस है उसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन रही हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा। हमने हर ऑर्गेनेली का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा और देखा कि ये सभी आपस में मिलके कैसे एक सेल के सभी फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और फाइनली हमने देखा कि सेल डिवीजन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। सो फ्रेंड्स, अब अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन हिट द थम्स अप और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दिस इज मोहित अरोरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।